मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या बच्चों? हेडफोन यूज करूं क्या मैं? नो से क्लियर है। अगर क्लियर नहीं आ रही तो बता दो, आई कैन यूज हेडफोन ऑल्सो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार मुझे क्लियर। थम्स अप करके बता दो सब लोग यार, आवाज क्लियर आ रही है सबको? थोड़ा गला भी खराब है मेरा, तो हो सकता है कि आवाज आपको क्लियर नहीं आए। अगर नहीं आ रही तो बता दो, है ना, क्लास के नहीं आ बीच रही में। सर, आ रही है क्लियर? ठीक है। कट के आ रही है। कट के आ रही है? नो सर क्लियर आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे कट के आ रही है सर। किसी को नेगेट नहीं करना है, सब अपनी अपनी बात बोल सकते हैं ना, इट्स फाइन। कट के आ रही है तो फिर तो नेटवर्क का इशू है। अगर ब्लर आ रही है देन दैट इज डेफिनेटली माइक्रोफोन का या मेरे गले का इशू। नेटवर्क का इशू है अगर, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। नेटवर्क का इशू होना तो नहीं चाहिए यार, वैसे मेरा नेटवर्क तो सही आ रहा है। ओके, अभी अगर आवाज आपको नहीं आया ना क्लास में तो बता देना, है ना, रेज योर हैंड और टेक्स्ट, मतलब ये चैट कर देना, चैट में लिख देना, ठीक है। यस सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी प्रिफर किया करो, अगर ईयरफोन्स वगैरह है ना तो वो लगा के क्लास लिया करो, थोड़ी क्लैरिटी से आवाज आ जाएगी, ठीक है। यस। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी नो आप लोगों को दिख रही है या नहीं। दिख रही है। विजिबल है भाई सबको? यस यस। कूल, स्टार्ट करते हैं फिर। यस सर। सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट करेंगे आज हम। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के भी, है ना, देन विल कंटिन्यू विद सेमीकंडक्टर्स। तो इसको देख लेते हैं एक बार। आज हम बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, कौन कौन से मटेरियल होते हैं उसका, है ना, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं उनका हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे। एनर्जी बैंड्स के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसका वेटेज देख लेते हैं बच्चों एक बार। 24 में 3 क्वेश्चन आए थे, और फिर से रिवाइज जो हुआ था 2024 वाला, उसमें भी 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 23 में भी 3 आए थे, 22 में भी 3 आए थे, 21 में 2, और 2020 में तो 5 आए थे। तो क्या लग रहा है तुम लोगों को, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इम्पोर्टेंट। है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब जितना इंपॉर्टेंस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इनको देते हैं ना, कोर चैप्टर्स जो है इनको जितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, थोड़ा ज्यादा ही मान लो इनफैक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि इससे आए नहीं, है ना, कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, और थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली, तो आप कर भी पाओगे। तो ये टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना है, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं आ जाए। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। क्लास के बाद आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आज की क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा डीपीपी, इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की भी और उसकी भी, सेमीकंडक्टर्स की भी। ये न्यूक्लियर फिजिक्स पुराना वाला टॉपिक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स आएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की भी शेयर कर दूंगा, न्यूक्लियर फिजिक्स की तो आपके पास शायद है ऑलरेडी। न्यूक्लियर फिजिक्स की डीपीपी है बच्चों? बेटा हाँ ना बोलो, डीपीपी है या नहीं है? नो। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि डीपीपी है या नहीं है? हाँ या ना नहीं बोल पा रहे सर हो क्योंकि नहीं तुम लोग है। एक नहीं है। चलो मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगा, अगर नहीं है या नहीं है आइदर केस में शेयर इट, है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेना, और सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन चालू कर देना कल से, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकंड रुको, थोड़ा आवाज को सही करते हैं।
अभी शायद थोड़ी बेटर आएगी। Yes, सुनाई दे रहा है sir. बच्चों? Yes, sir. ओके, कूल। सो इन दैट केस, ऑन दिस नोट चालू करते हैं। लास्ट की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है क्या? Yes, sir. क्या पढ़ा था बच्चों? So binding energy per nucleon पढ़ी थी। Q value बाइंडिंग एनर्जी, हाँ जी, और बोलो। Q value पढ़ी थी। Q value. क्यू वैल्यू पढ़ी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होती है भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? किसी भी न्यूक्लियस से कोई पार्टिकल को अगर बाहर निकालना है या न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है तो टेक आउट, है ना, Yes. फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? Binding energy per nucleon. तो इसका पर्पस क्या है? मेनली इंपॉर्टेंट बात क्या थी, क्या बताता है ये? भूल गए क्या? स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी? वही तो। किसकी किसकी बताता है स्टेबिलिटी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से ही तो निकाल रहे हो तुम। अरे यार, न्यूक्लियस के पार्टिकल निकाल रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर से तुम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको निकाल रहे हो बाहर। तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी बताएगा ना, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है यस, तो उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस क्या है आपका? स्टेबल है ज्यादा स्टेबल है ना? कैसे होता था इसका ग्राफ? पहले तो थोड़ा सा ऊपर जाता था, फिर एक पीक लेके थोड़ा सा नीचे आ जाता था। और ये जो पीक आती थी, ये जनरली हमने किस पे देखा था? आयरन पे 56। 56 आयरन, है ना? तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि मीडियम न्यूक्लियाई पे ये स्टेबिलिटी आती थी, है ना? मीडियम न्यूक्लियाई पे, जिसका कि बीच में कहीं है मास नंबर, राइट? यस, इसके ही कंटिन्यूएशन में हमने पढ़ा था कि यार एक ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाइज हैं लेफ्ट साइड में इसके, है ना? और राइट साइड में इसके क्या है? हैवियर न्यूक्लियाइज, है ना? तो लाइटर न्यूक्लियाइज और हैवियर न्यूक्लियाइज दोनों क्या चाहेंगे? स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस सर। इसकी बात है कि लाइटर जो न्यूक्लियाई है वो बोलेंगे कि यार हम तो छोटे छोटे हैं, हमें बड़ा कर दो, है ना? हम मान लो हम एक छोटा न्यूक्लियाई है, तो हमारे अगर एक और छोटा न्यूक्लियाई हमसे मिला दोगे तो हम मीडियम न्यूक्लियाई तक पहुंच जाएंगे, थोड़े स्टेबल हो जाएंगे लाइफ में, है ना? इतनी तो कर ही सकते हो मदद आप। तो हमने बोला ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइटर न्यूक्लियाई को क्या बनना था? सो मीडियम न्यूक्लियर। मीडियम बनना था, यस सर। है ना? और मीडियम न्यूक्लियाई बनना था हैवियर न्यूक्लियाई को भी, यस सर। है ना? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब ही है, ये प्लूरल है इसका मतलब, ठीक है? न्यूक्लियाई जो है लाइटर और हैवियर, ये दोनों स्टेबल रिलेटिवली नहीं होते। क्या नहीं होते? ये स्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या चल गया यार? स्लाइड दिख रही है बच्चों? नो सर। नो सर। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, चलिए। अरे क्या बात है, इतने कम बच्चे कैसे आए? अभी तक भी बच्चे नहीं आए? क्लास लीव कर दे रहे हो क्या तुम बीच में? इतने क्लास लीव मत करो यार, बीच में क्या कर रहे हो? तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस टाइम पे अगर क्लास लीव करोगे तो फिर तो आगे कैसे काम चलेगा? बीच में आओगे फिर कभी तो समझ में नहीं आएगा कुछ। बिल्कुल बेसिक समझना पड़ेगा इसका पहले। नया चैप्टर है, बिल्कुल तुमने पढ़ा नहीं है पहले कभी। और एक और बात बता दूं बहुत अच्छे से, ये जो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है ना, और इसमें जो आगे आने वाली चीजें हैं, वो अब तो फिर भी डाल दिए चलो तुम्हारे सीबीएसई ने सिलेबस में। पहले तो इतनी आती भी नहीं थी, और अगर आती भी थी तो ये बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन का पार्ट है, ठीक है? तो फिजिक्स जिसके भी ग्रेजुएशन में होती है, जैसे इंजीनियरिंग में होती है, ठीक है, तो वो अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं इस चीज को, सेमीकंडक्टर्स को। अब इसमें तुम पढ़ने वाले हो डायोड्स वगैरह आगे, है ना? पीएन जंक्शन वगैरह पढ़ने वाले हो, ये सब है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लोग। ट्वेल्थ में तो बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है, लेकिन
ग्रेजुएशन में इसको, इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाता है। पॉइंट मेरा ये है कि ये चीजें जो हैं तुमने पहले नहीं पढ़ी हैं, समझ रहे हो? जैसे फोर्सेस तुमने 9th में पढ़े थे, है ना, मैग्नेटिज्म तुमने 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आइडिया था आपको पहले से, करंट का आइडिया था आपको पहले से, है ना। लेकिन ईएमआई एसी जब तुमने पढ़ा तो वो पहली बार पढ़ रहे थे ना। Yes, sir. ये भी टॉपिक है, इसकी बेसिक सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, इसमें अधिकतर चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी है आपने, लेकिन है सारी नई चीजें। तो इसको समझ लो ध्यान से, अगर इनिशियल चैप्टर, इनिशियल लेक्चर्स मिस हो गए, बाद में मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सो अगर कोई सोच रहा है क्लास को लीव करने का, तो भाई अपने रिस्क पे करना बिल्कुल। बाद में अगर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं जनरली, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अरे हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. और हैवियर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, Fission. फ्यूजन, डिसइंटीग्रेशन होता है इसमें, है ना। लाइटर जो है ऐड हो रहे हैं, मीडियम में बन गए, हैवियर जो है वो टूट रहे हैं, फिजन करके मीडियम में चले गए, ठीक है। बेसिकली दोनों का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बोथ द प्रोसेस? Medium nucleus से बनना और stability gain करना. हाँ, स्टेबिलिटी गेन करना, ठीक है। चलो, तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, क्यू वैल्यू के बारे में पढ़ा था क्या? Yes, sir. कैसे क्यू वैल्यू क्वालिटी बताता है, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, ये टर्म भी एनर्जी से रिलेटेड होती है। ये बस हमने ये समझा था इसमें कि अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसका मतलब है कि क्वालिटी आपकी है रिएक्शन की, यानी कि क्यू वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है क्या। Positive. और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिक्वायर्ड है रिएक्शन कराने के लिए, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाती है, Negative. नेगेटिव। Yes, sir. आ रहा है, कुछ ऐसा पढ़ा था, है ना। Yes, तो ये सब चीजें पढ़ी थी बच्चों लास्ट क्लास में। आई होप थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा तुम लोगों ने, आइडिया होगा आप लोगों को। yes, sir. Yes, किसी को डाउट तो नहीं है अब इस चीज में, आगे चलें? yes, sir. है तो पूछ लो। नोप। No, sir. No, चलो, sir. सो लेट्स बिगिन विद फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस हमारे ज्यादा हुए नहीं थे लास्ट क्लास में, तो एक आध कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो तीन, है ना, सो दैट वी कैन हैव सम आइडिया कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तुम क्या है, नीट के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, अगर कर लेते हो मतलब, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि तुम सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते होंगे एग्जाम में, लेकिन जब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, ऐसा फील नहीं होता कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। Yes, स्क्रीन sir. हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, स्क्रीन शो हो रही है क्या बाकी बच्चों को? Yes, sir. आप बच्चा एक बार है ना रीस्टार्ट करो, एक बार रीजॉइन करके देखो, अगर फिर भी नहीं होती है तो बताना, फिर मैं कर दूंगा एक बार फिर से रन कर दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन सबके सामने है, उसको सॉल्व करना है, वेट थोड़ी करना है, इसको देख के करो, उसको सॉल्व करो। एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसका मास नंबर दिया हुआ है, फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है वो, मास नंबर 120 के दो फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है ना। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है, किसकी दे रखी है वो तुम्हें खुद को दिमाग लगाना है, किस किस की दे रखी है। और तुमसे बस ये पूछ रहा है वो कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है कितना गेन हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में गेन कितना होगा आपको, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, ये फिजन के जैसा कुछ है क्या, न्यूक्लियर फिजन के जैसा कुछ है क्या, Yes, है ना। sir. एक न्यूक्लियस, हैवियर न्यूक्लियस एक मतलब मीडियम न्यूक्लियस में टूट रहा है, इज दैट राइट? Yes. है ना। करिए, सॉल्व करिए, यू ऑल हैव 2 minutes, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हाँ भाई, Sir, 3 B बच्चों का। option. व्हाट अबाउट द अदर पीपल? Sir, 216. अरे आंसर बताओ भाई, 3-4 बच्चों ने आंसर बताया है, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, तो क्या आंसर आ रहा है? प्रखर, महेश, ऋषभ, ओम। ऑप्शन क्या? ऑप्शन समझा नहीं मैं जसनूर, आपने अपना आंसर तो दे दिया है ना? हम्म। हाँ भाई, अदर पीपल ऑफ द प्लानिट, क्या आंसर है? लगता है इंटरेस्टेड नहीं है अदर पीपल। कोई ना, डिस्कस लिख दो यार, अगर नहीं आ रहा तो। क्लास नहीं ली थी कल। अच्छा जी, पुराना है वैसे तो ये, मतलब ऐसे आप 3-4 लेक्चर का पूरा है ना, कंबाइंड, तो कर लेना चाहिए वैसे आपको, पर ठीक है, नहीं ली थी तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। फिजन एंड फ्यूजन के बारे में आइडिया नहीं है तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं महेश, बट डिस्कस लिखना चाहिए ना बेटा, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आ रहा, डिस्कस लिख के तुम्हारा काम तो खत्म है, यू जस्ट नीड टू टाइप डिस्कस। अब उससे क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है ना? अभी तुमने बताया कि क्लास नहीं ली थी या तुम्हें पता नहीं है, तो मुझे पता थोड़ी था पहले से ही, आपने बताया तो पता चला। तो ये बाकी सब बच्चों को भी मेरी एक सजेशन है, जो कि मैं देते आ रहा हूँ 6 महीने से, पता नहीं तुम कब समझोगे, कि तुम अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ लिया है क्वेश्चन, अब हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। चलो भाई, देखते हैं किस दिन समझेंगे आप लोग ये बात, समझते हैं फिलहाल कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि लेट्स से कोई एक्स न्यूक्लियाई है जिसका कि मास नंबर है 240, राइट? और ये 2 फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है, लेट्स से वाई और जेड, जो कि दोनों 120 और 120 मास नंबर के हैं। यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, है ना? Yes, sir. अब ये बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो गेन होगी इस प्रोसेस में वो कितनी होगी। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी का गेन होने वाला है, भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? या तो न्यूक्लियाइड टूट जाए, है ना, और उस न्यूक्लियाइड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो बन जाए, है ना, या Yes, फिर sir. जो जोड़ने में रिलीज हुई है वो बताए वो बन जाए। बाइंडिंग Yes, एनर्जी तो यही होती है। तो yes, अगर टूट रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? यस बोल रहे हो क्या? यस, ओके। yes, sir. तो बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोसेस में बनने वाली, गेन होने वाली, गेन का मतलब ही ये होता है ना कि रिएक्टेंट के पास ज्यादा है प्रोडक्ट से, सॉरी उल्टा Yes, बोल दिया, sir. प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा है रिएक्टेंट से। गेन तो तभी होगी ना, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तुम्हारे पास मान लो 5 एप्पल्स थे, तुमने कुछ कुछ किया, कुछ रिएक्शन किया, मान लो रिएक्शन किया छोटे भाई के साथ, उसको बोला तुमने कि 3 तेरे भी ला, 5 मेरे लाते हैं, 8 हो जाएंगे अपने पास, फिर इसको बेच देंगे अपन जाके, है ना? तुम हो थोड़े बिजनेसमैन टाइप के, तो तुम्हारे पास जो गेन होगा एप्पल्स का, तुम्हारे पास इंडिविजुअली, वो तुम्हारे पास रिएक्ट करने के बाद हुआ ना। बात समझ में आ रही है? तो जो गेन होगा वो क्या हो जाएगा? शुडंट दैट बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट? रिएक्टेंट को बनाने में जितनी लगी होगी उसको आप वो Yes. माइनस होगा प्रोडक्ट से, राइट? तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तो तुम निकालना जानते ही हो, कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी हुई है, तुम्हें दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या दिया हुआ है बच्चों? Binding energy per nucleon. न्यूक्लियॉन, है ना? अब देखो समझो ध्यान से, एक न्यूक्लियॉन को निकालने में कितनी बाइंडिंग एनर्जी यूज होती है, तुम्हें ये वाली दी हुई है, और तुम्हें निकालनी पूरी बाइंडिंग एनर्जी है, पूरे न्यूक्लियस की। Yes, आसान sir. नहीं, पूरे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है, पूरे बेसिकली 240 वाले मास नंबर की जो आपका न्यूक्लियाई है लेट से, उसकी निकालनी है ना?
या फिर आपको y वाला जो है 120 वाला उसकी निकालनी है, या 120 वाला z की निकालनी है, तो आप डायरेक्टली 7.6 और 8.5 को यूज तो नहीं कर सकते। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, या नहीं आ रही है? आ रही है। 7.6 और 8.5 क्या, ध्यान से समझो। 7.6 जो है वो अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। पर न्यूक्लियॉन मतलब एक का। बात समझ में आई? जैसे कि मान लो आपके पास, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 120 एप्पल्स हैं, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने 120 एप्पल खरीदने में कितने पैसे लगाए, कितने रुपए लगे तुम्हारे, तो तुम कैसे करोगे? एक एप्पल से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक एप्पल की प्राइस से। Yes, sir. तो ये जो तुम्हें दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये एक एप्पल की प्राइस ही तो है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब यही होता है, पर न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियॉन पे, ठीक है। तो हमें चाहिए पूरे 120 के लिए। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? पूरे 120 के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वाई की। फॉर वाई कितना हो जाएगा भाई मास नंबर? अच्छा, अनफ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड दो चीजें हैं। अनफ्रेगमेंटेड का मतलब क्या हुआ? हैवी पार्टिकल। अनफ्रेगमेंटेड का मतलब हुआ जो कि जिसके फ्रेगमेंट्स अभी नहीं बने हैं। यस सर। अनफ्रेगमेंटेड का मतलब क्या हुआ? जिसके फ्रेगमेंट्स अभी नहीं बने हैं, यानी कि एक्स। और फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? टूटने के बाद बनने वाले, यस सर। Yes. यानी कि वाई और Z. जेड। तो अनफ्रेगमेंटेड की तो 7.6 है, और फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंट्स जो बने उनकी 8.5 है। यानी कि अगर वाई की बात करें तो वाई के केस में 8.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मास नंबर से। क्या यस ये बात सर। समझ में आई? Yes, sir. क्या ये बात समझ Yes. में आई? एक Yes, के sir. लिए ये 8.5, तो हमें 120 मास नंबर के जो न्यूक्लियर, भाई आपका जो मास नंबर है वो न्यूक्लियॉन से मिलके तो बनता है, एटॉमिक मास नंबर, है ना? तो आपको पूरे वाई के लिए अगर चाहिए तो आपको 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आप जेड के लिए निकालोगे तो वो भी सेम रहने वाली है क्या? ये हो गई वाई यस के सर। लिए और ये हो गई जेड के लिए। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? अब इसको माइनस करो, माइनस रिएक्टेंट का कितना था? अब तुम लोग बताओगे ये वाला। 7.6 into 240. विल दिस बी 240 मल्टीप्लाई बाय 7.6? Yes. अब ये तो एक ही है ना, Yes, sir. या पहले तो y और z दोनों थे, दोनों को हमने इंडिविजुअली लिख लिया है ना। तो उसको सॉल्व कर लो यार, अब तो बहुत इजी हो गया ये तो 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 7.6। ये भी 240 बन रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये 240 कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. है ना? ये कितना बन जाएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। अब ये सब कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, आ गया तो बताओ थम्स अप देके कि आ गया है समझ में सर, है ना? काफी इजी सवाल है। केवल थोड़ा सा ये समझना है कि पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पूरी न्यूक्लियस की क्या होती है, दोनों में डिफरेंस समझना है बस। इतना आ गया समझ में, फिर तो कुछ नहीं है। गेन का मतलब ही यही होता है ना कि प्रोडक्ट के पास ज्यादा है। अरे समझ में आई बात? अगर रिएक्टेंट के पास ज्यादा होती तो गेन बोलता क्या मैं? तब तो No. मैं क्या बोलता? बाइंडिंग एनर्जी लॉस, है ना? कितनी लूज करी बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट ने। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? वर्ड प्ले समझ में आ रहा है गेन और लॉस में? यस सर। बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों। थोड़ा सा अगर वर्ड्स पे फोकस करेंगे ना तो जो न्यूमेरिकल्स है ना वो इजी हो जाएंगे। वर्ड्स तुम्हें आते हैं, जिसको भी ऐसा लगता है ना कि उसकी इंग्लिश वीक है, अगर कभी अभी अगर लगता है तो, वैसे तुम्हारी जनरेशन की पता है इंग्लिश बेटर है। हमारी जनरेशन जब तुम्हारी उम्र की थी, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। ट्रस्ट मी, आप कहीं पे भी रहते हो, आप कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बच्चे मुझे बोलते हैं पर्सनली आके इंडिविजुअली कि सर हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको वर्ड समझ में आएंगे नहीं आएंगे, है ना? ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मैं जिसको भी ऐसा अगर डाउट है, अगर ऐसा कुछ, तो बता दूं, तुम लोगों की इंग्लिश मोर देन सफिशिएंट है सबकी। विदाउट नोइंग यू आई कैन टेल दिस। तो उस चीज पे अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो,
थोड़ा सा बस ये लेके चलो कि क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना तो पेशेंस से पढ़ा करो, घबराया मत करो। बड़ा क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, तुम सोचते हो कि सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो तुम आधा तो तभी हार जाते हो। तुम अगर एकदम इस माइंडसेट से जाओगे ना कि ये क्वेश्चन तो मैं 100% सही करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि वो नहीं हो रहा और हो जाए। ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और जाके तुम चले गए ना, तुक्केबाजी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स कीप दिस कॉन्फिडेंस एंड अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगले वाले को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। तुम्हें बस ये बताना है कि अगर तुम कोई भी सब्सटेंस के 0.5 ग्राम को एनर्जी के रिस्पेक्ट में पता करना चाहो कितना होने वाला है, तो कैसे निकालोगे और क्या होने वाला है। यानी मास को एनर्जी से तुम्हें रिलेट करना है। जल्दी से आंसर बता दो अब इसका। सॉल्व करेंगे बच्चों? Yes, sir. क्या हो गया टाइम सर। चाहिए और? हो गया? क्या आंसर आ रहा है? सर ए ऑप्शन आ रहा है। ए Cool. ऑप्शन। चलो भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? सर डेल्टा एम सी स्क्वायर। सर यस सर। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यस Yes. सर। अब यहाँ पे Yes, मास sir. में नहीं आया है, कोई मास में डिफेक्ट नहीं है, तो हम डेल्टा एम को एम भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कोई मास में चेंज तो आया है नहीं, तुम्हारा सब्सटेंस 0.5 ग्राम का ही है। ठीक है, तो आइंस्टीन सर को याद कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। एल्बर्ट भैया ने बहुत बढ़िया चीजें बताई थी। तो E इक्वल्स टू 0.5 जो आपका मास है, लेकिन ये ग्राम में दे रखा है। यस सर। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मेन ड्रिल थी। अगर ये आपको समझ में आ गई थी तो फिर गेम आसान है, क्योंकि सी की वैल्यू तो तुम्हें पता है कितनी होती है। 3 into 10 raised to power 3 into 8 10. meter per second। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका स्क्वायर करना है। तो ये ध्यान से देखो ना यार, ये 10⁻³ है ना, और ये कितना है? 10 टेन raised की to पावर power 16 बन जाएगा क्या ये? 8 और 8, यस सर। यस है ना। सर। स्क्वायर है ना बाहर, होल स्क्वायर। 16 - 3 कितना होता है? 3, सॉरी 13, 13। है ना। 13. और 3 का स्क्वायर बनेगा इधर, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 बन जाएगा। 9 इंटू 0.5, 4.5. 4.5। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल। विच ऑप्शन? ए ऑप्शन। इजी यस है, सर। Yes, sir. यस काफी सर। सरल सवाल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
करो भाई, जल्दी जल्दी करो, तो टाइम नहीं लगाना है। अब तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया है रिएक्शंस वगैरह लिखने का, तो जो लिखा हुआ है उसको लिखो ना। केमिस्ट्री तो पढ़ी हुई है तुम लोगों ने यार। Yes, sir. हाँ तो बस इसकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। कई जगह पे केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ओवरलैप कर जाते हैं। टी ऑप्शन। Yes, sir. कैसे निकाला? सर यूरेनियम 235 है तो एक न्यूट्रॉन है तो 236 हो गया, उसको हमने जब ब्रेक डाउन किया 89 बना और 3 न्यूट्रॉन निकले, तो मतलब 236 में से 89 प्लस 3 दैट इज 92, वो माइनस कर दिया 144 बचा, तो वो आंसर आ गया फिर। बढ़िया। अब तुमने पता है क्या किया, ये पता होना चाहिए आपको, आपने किया क्या है। आपने यूज किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एटॉमिक नंबर, बेसिकली ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज किया बेसिकली तुमने, राइट। चलो इसको डिस्कस करते हैं यार। यूरेनियम 235, अब ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, है ना। ये अगर इसकी आपकी चेन रिएक्शन बनानी है तो जनरली आप न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हो। याद करो हमने एक पढ़ा था रिएक्शन, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन। यस सर। Yes, sir. इसका एटॉमिक नंबर तो 0 होता है, मास नंबर 1 होता है। ये रिएक्ट करके आपको बताया जा रहा है कि एक तो बना है क्रिप्टन 36 और 89 का, राइट। प्लस आपको बोल रहा है ये कि 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं तुम्हारे। क्या निकले? यस सर। 3 न्यूट्रॉन्स। और साथ में एक और न्यूक्लियस बना है, लेट्स से उसको बोलते हैं एक्स। जेड उसका एटॉमिक नंबर हो गया और ए उसका क्या हो जाएगा? मास मास नंबर। नंबर। और 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं क्या? यस सर। है ना। तो इस रिएक्शन को देखो, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दोगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कुछ नहीं बोलता, कंजर्व रहनी चाहिए जो आपकी चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। सबसे पहले तो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं एटॉमिक नंबर से करूंगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से कैलकुलेशन इजी है। वैसे तो दोनों से इजी है, पर एटॉमिक नंबर से थोड़ा रिलेटिवली इजी है। कैसे? लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? 92 प्लस 0। अरे यस न्यूट्रॉन का तो सर। 0 है ना। और उधर की तरफ देखो एटॉमिक नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 36 आ रहा है क्या? 6। प्लस यस सर। जेड आ रहा है क्या? यस सर। और प्लस Yes, sir. टाइम 0 तो 0 ही होता है। यस सर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 92 minus 36 that is 56. 56। तो मेरा तो आंसर यही निकल गया, डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी ऑप्शन में 56 है ही नहीं। Yes, sir. अगर 56 होता तो फिर मास मेरे को हेल्प कर पाता। जो भी चीज मतलब बेसिकली क्या है कि इतनी समझ तुम्हें डेवलप करनी है कि मान लो 2 न्यूक्लियस तुम्हें दे दिए सेम एटॉमिक नंबर के, तो फिर एटॉमिक नंबर चेक करने का मतलब ही नहीं है। ऑप्शन पढ़ के अपना टाइम बचाना आना चाहिए। फिर तुम मास नंबर पे जाओ। अगर मास नंबर सेम दे दिए तो फिर एटॉमिक नंबर पे जाओ। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ऑप्शन पढ़ के पता होना चाहिए। अब यहाँ तो क्या, इस मतलब नीट में जो क्वेश्चन आया था वो तो काफी इजी था, क्योंकि सारे ऑप्शन ही इन्होंने ऐसे दे दिए कि तुम्हें कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही बता दोगे। एटॉमिक मास से देख लेते हैं, एटॉमिक मास नंबर से देख लेते हैं। ठीक है, इधर आ गया आपका 235 प्लस 1 इक्वल्स टू 89 प्लस ए प्लस 3 हो गया क्या? ये न्यूट्रॉन का 3 इंटू 1, Yes sir. 144। Yes sir. इससे भी आंसर आ जाएगा। इज दैट राइट? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई। तो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूं या करोगे इसको सॉल्व? Sir. होमवर्क में दे दे। होमवर्क में दे दो सर, होमवर्क में कोई भी चीज ऐसे बोल दो, ऑप्शन दे दो बस तुम्हें कि सर अभी अभी करनी है या बाद में। तुम हमेशा बाद वाला ही चूज करोगे कि सर नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी हर क्वेश्चन बाद में करेंगे।
ठीक है, देखते हैं कितना करके लाते हो तुम लोग इसको। चालू करें सेमीकंडक्टर्स? यस सर। ठीक है, हाँ भाई। सेमीकंडक्टर चालू करने से पहले थोड़ा बहुत तुम्हें मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि होता क्या है। तो जैसे कि तुमने कंडक्टर्स पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं कंडक्टर्स? सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात करें अगर, कि आपके चार्जेस को फ्लो होने में हेल्प करते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एक तरह से, तो बहुत इजीली आपका फ्लो हो जाता है चार्ज, है ना, करंट फ्लो हो जाता है। कंडक्टर, है ना, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करने देना। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो नहीं करने देते हैं, है ना, या यस बहुत ही सर। कम करने देते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो उनको हम इंसुलेटर बोल देते हैं। तुमने सेमीकंडक्टर भी पढ़ा हुआ है इसी तरीके से, क्योंकि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ समझो ना। इंसुलेटर, कंडक्टर, नाम से समझ में आ रहा है। सेमीकंडक्टर इज समथिंग विच विल लाई इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना, जो कि नाम से समझ में आ रहा है ना कि ये हो सकता है कि उतना कंडक्शन नहीं शो करता होगा कंडक्टर के जितना, पर ये पार्शियल, इंसुलेटर भी नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? तो पार्शियली कंडक्ट करता है। हाँ, मतलब ये इंसुलेटर भी नहीं है, पर ये कंडक्टर जितना भी अच्छे से कंडक्शन नहीं शो कर रहा है ना, ऐसा आइडिया तो लग रहा है नाम से, है ना। वो तो अभी हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन आइडिया तो हमें पता है, ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इस चीज को बेस बनाते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लासिफाई कैसे करा मटेरियल को। तो क्लासिफाई कैसे करेंगे भाई? अगर कंडक्शन की बात हो रही है तो कंडक्टिविटी की बात आएगी, अगर कंडक्टिविटी की बात आ रही है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, वो किस चीज के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमने उसको डिस्टिंग्विश किया अल्फा के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए अल्फा के बेसिस पे हमने उसको डिस्टिंग्विश कर लिया कि कंडक्टर्स का हमने बोला कि अल्फा होता है पॉजिटिव। अब अल्फा क्या होता है, ये व्हाट इज अल्फा? नहीं याद आ रहा ना? अल्फा होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, याद आ रहा है, पढ़ा था पहले यस Yes, सर। sir. करंट में, यस सर। है ना, ये 11th में भी पढ़ा होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा विद इन द मटेरियल, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बड़े। है ना, बढ़ जाएगा। अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी कि थर्मल कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है। यहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर का, इसका तो अल्फा होता ही नहीं है, जीरो होता है। अरे इंसुलेटर में थोड़ी ना कोई कंडक्शन स्टार्ट होता है ना, Yes, टेम्परेचर के sir. ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, तो वो तो शो ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि कंडक्शन। फिर हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में, तो हमने इस ऐसे डिस्टिंग्विश किया, हमने अल्फा लिया भी इसी वजह से, डिस्टिंग्विशिंग पैरामीटर, क्योंकि इसका अल्फा जो हमने चेक किया वो आ रहा था नेगेटिव। क्या आ रहा था इसका? नेगेटिव। नेगेटिव। यानी कि इसके केस में स्पेसिफिकली अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? कम हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं कंडक्शन इंप्रूव हो रहा था इसका, है ना, यानी कि ये रेगुलेट कर पा रहा था, करंट को भी रेगुलेट कर पा रहा था, है ना, कंट्रोल कर पा रहा था। तो इसलिए सेमीकंडक्टर का जो यूजेज होता है, इसको यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब समझो इस बात को, अगर तुम्हारा कंडक्टर है, अगर तुम्हारा कंडक्टर है तो वो तो चार्ज को कंडक्ट करेगा थ्रू आउट। यस सर। वो तो चार्ज को कंडक्ट करेगा, तो अगर तुम्हारा कंडक्शन चालू हो गया तो चलता रहेगा वो तो, जब तक कंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज हैं उसकी तब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी प्रॉपर्टीज नहीं डिस्टॉर्ट होती, है ना। इंसुलेटर तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। यस सर। तो लाइफ में जब इंसान थोड़ा दिमाग लगाने लगा, प्रोग्रेस करने लगा, तो उसको जरूरत महसूस हुई ना इस चीज की कि क्या अगर हम कंट्रोल कर पाए किसी तरह से चार्ज के फ्लो को, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कि हमारे हिसाब से रेगुलेट की जाएगी, हमारे हिसाब से चलेगी। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं,
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम और मोस्टली ऑल ऑफ देम, दे आर यूजिंग सेमीकंडक्टर्स विद इन देम। क्या ये बात पता है आप लोगों को? यस। आपका फोन हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, रिमोट हो, है ना, कोई आपकी गाड़ियां हो गई, इवन जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर आप बन जाओगे तो कोई तुम स्टेथोस्कोप लेके थोड़ी ना इलाज कर दोगे सब कुछ। अरे उससे तो केवल चेक होता है ना। Yes, sir. यस सर। समझ आ रही है? Yes, sir. डॉक्टर, एक डॉक्टर जब मतलब अपने जब भी मेडिसिन को प्रैक्टिस करता है तो वो केवल स्टेथोस्कोप से थोड़ी ना पूरा जीवन निकाल देता। कितनी सारी चीजें यूज होती हैं जो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। अब उन सारी चीजों में सेमीकंडक्टर का यूज किया जा रहा है। सो इट्स प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, चैप्टर चालू हुआ है तो, है ना। आई नो कि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि होता क्या है, क्या यूज होता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपको, क्या वो कंट्री का नाम पता है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होती है या सबसे ज्यादा पाया जाता है, या जिसको हब बोला जाता है सेमीकंडक्टर का? पता है किसी को नाम पता है? No. नहीं? नो सर। No. No, sir. द कंट्री इज ताइवान। सुना है नाम कभी? Yes, sir. नो सर। ताइवान का नाम सुना है? नहीं? Yes, sir. चाइना का नाम सुना है? यस सर। ताइवान Yes, सुना है। sir. ताइवान एक, क्या बोल रहे हो बेटा? सुना है सर ताइवान। ताइवान सुना होगा, वैसे काफी फेमस जगह है और चाइना के बिल्कुल एडजेसेंट ही है। चाइना के बिल्कुल राइट साइड में एक छोटा सा आइलैंड है, यूं मान लो, है ना। चाइना के राइट साइड में बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड है। तो वैसे तो ताइवान अलग कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, पर वो चाइना उसको ऑलमोस्ट कंट्रोल ही कर लेती है, यूं मान लो कंट्रोल करके चलती है। और तुम्हें एक इंटरेस्ट, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना कि चाइना, सिंस तुम्हें आइडिया होगा कि चाइना आज के टाइम पे सुपर पावर इमर्ज हो रहा है ना, यूएस को टक्कर देता है पूरा, अमेरिका के बराबर आने लग गया या आ चुका है ऑलमोस्ट, है ना, सुपर पावर होने में। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा होती है। देखा होगा ना तुमने, तुम्हारे ऑलमोस्ट हर डिवाइस में चाइना से बने हुए हैं, वो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना सब चीजें, है ना। Yes, sir. तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग क्यों है चाइना का? क्योंकि वहां पे जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी कमी रहती है इन जनरल, इंडिया, तुम्हें क्या लगता है इंडिया वालों को पता नहीं है बनाना? इंडिया को आता नहीं है मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, इन सब चीजों को बनाना इंडिया को नहीं आता है क्या? यहाँ पे बहुत आता सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सब Yes, कुछ है। sir. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से, या ये मान लो कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने ऑब्वियसली ताइवान के पास और चाइना के पास है, उस कमी की वजह से हम उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग नहीं हो पा रहे वर्ल्ड में, जबकि चाइना हो पा रहा है। सो सेमीकंडक्टर की वैल्यू थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी आपको, कितनी ज्यादा वैल्यू है इसकी, है ना। यस बहुत ज्यादा वैल्यू। और वैल्यू क्यों है फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से समझो, क्योंकि इसको ये यूज आ रहा है कंट्रोल करने में फ्लो ऑफ चार्जेस को। अब तुम जब चार्जेस के फ्लो को ही कंट्रोल कर दोगे, अपने हिसाब से चला पाओगे, कभी मान लो राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है तुम्हारा चार्ज, है ना, उसके हिसाब से तुम पोलैरिटी को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम फ्लो को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम्हारे हिसाब से ही जा रहा है चार्ज, तो तुम सिग्नल्स भी भेज पाओगे, है ना। तुम यूज कर पाओगे मॉड्यूलेशन भी, मॉड्यूलेट करके तुम अपनी चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू थी इन द फील्ड ऑफ साइंस कि सेमीकंडक्टर अपने आप में एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन गया। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में कि कैसे सेमीकंडक्टर फंक्शन करता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे ये अलग होता है कंडक्टर और इंसुलेटर से। ठीक है, चालू करें बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. आगे चले, आगे यस चले, सर। ठीक है। तो थोड़ा बेसिक आइडिया तो तुम्हें लग गया है। अब बात करते हैं आगे, सिलेबस की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो जैसे कि तुमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, सबसे पहले इसकी बेसिक चीजों को समझते हैं। जैसे कि तुमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, याद आ रहा है? Yes, एनर्जी Yes. लेवल,
केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना? Yes, अगर तुम sir. किसी एटम में जाके देखते हो, अगर तुम किसी एटम में जाके देखते हो तो एनर्जी लेवल्स नहीं होते 1s 2s Yes, sir. 2p, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? ऐसे होते हैं ना एनर्जी लेवल्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो किसी एटम में हुए ना बेटा, किसी एटम को अगर उठा के देखोगे तो होते हैं, Yes. पर जो सॉलिड्स होते हैं या जो लैटिसेस होते हैं, क्या उनमें एक ही एटम होता है क्या? No, sir. क्या ऐसा पॉसिबल है कि अच्छा। एक एटम अकेला बैठा हुआ है? No, ऐसा तो नहीं sir. है, वो तो कलेक्शन है ना, पता नहीं कितने एटम्स हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो सॉलिड्स हैं या जो लैटिसेस हैं, है ना, उसमें जो एक एटम है उसके एनर्जी लेवल्स दूसरे एनर्जी लेवल्स से भी ओवरलैप कर सकता है? Yes, sir. अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? तो सेम तरीके से आपका सॉलिड्स में, एटम्स में जैसे ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, इसमें होते हैं एनर्जी बैंड्स, यानी कि ओवरलैप्ड बैंड, ओवरलैप्ड एनर्जी लेवल्स। अगर एनर्जी लेवल ओवरलैप कर जाए तो एक एरिया क्रिएट कर देंगे, कि एक जोन क्रिएट कर देंगे। जैसे मान लो एक का 2p मिल गया दूसरे के 2p से, है ना, 3s मिल गया 3s से, इसका भी 3s आया और दूसरे एटम का भी 3s आया, और दोनों अगर मिल गए, ठीक है, तो उसकी वजह से एक एरिया बन सकता है, कि एक जोन बन सकता है, कॉमन जोन। Yes, बात sir. समझ आ रही है? तो Yes, जैसे sir. कि ये 1s बन गया, ये बन गया 2s, ये बन गया 2p 3s, ऐसे ऊपर आगे चलते गए। तो ये जो आपके जोन्स हैं, ओवरलैप्ड जोन्स, इनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? Energy energy band. band. एनर्जी बैंड्स, है ना? सो एनर्जी बैंड्स इज नथिंग बट बेसिकली द ओवरलैप्ड एनर्जी लेवल्स, है ना? ओवरलैप्ड एनर्जी लेवल्स को ही हम एनर्जी बैंड्स बोल रहे हैं। इसको अभी समझाऊंगा मैं और थोड़ा, ठीक है, बट ये समझ में आया? Yes, तो sir. जैसे तुमने पढ़ा Yes, होगा sir. एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल्स होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. वैलेंस शेल होते हैं, है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। अरे वैलेंसी पढ़ा हुआ है ना सबने केमिस्ट्री Yes, में। sir. Yes, sir. वैसे ही सेम तरीके से इसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं, वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं। एनर्जी बैंड्स में भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, अभी समझाऊंगा मैं क्या होते हैं, पर सेम तरीके से। यानी कि आपको बस समझाने का जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये है कि अगर आप एक एटम को देख रहे हो तो एनर्जी लेवल्स होते थे। जैसे कि याद करो, तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Yes, sir. इसमें अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि उसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि फिक्स है। याद करो मैंने बताया था कि एनर्जी लेवल फिक्स है, एनर्जी लेवल फिक्स है, यानी कि Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। उस लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होने वाली है। ये बात हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है? मॉडर्न फिजिक्स Yes, में पढ़ी, sir. है ना? वैसे ही यहाँ पे अब एक एटम की बात तो हो नहीं रही है ना? एक एटम से दूसरा एटम भी ओवरलैप कर जा रहा है, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है, किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना कि एटम्स ऐसे होते हैं, एक एटम, फिर वन एंड डिस्टेंस बना ली इसने असेंबली में दूसरे एटम से, फिर इसने वन एंड डिस्टेंस बना ली दूसरे एटम से। No, अरे sir. स्कूल की असेंबली तो नहीं समझते हो तुम इसको? No, sir. No, हाथ sir. की दूरी पे ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है भाई ये, है ना? ये सारे एटम्स जो हैं ये आपस में मिलजुल के रहते हैं, है ना, काफी मिलजुल के रहते हैं, मतलब इनके एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है? तो वो जो ओवरलैपिंग है उसको हम एनर्जी बैंड्स बोल रहे हैं, और हम वो पढ़ने वाले हैं, हम बड़े हो गए हैं, मतलब अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करने लगे। प्रैक्टिकल बात पहले भी हो रही थी, पर पहले बहुत ही छोटे लेवल पे बात हो रही थी ना, जनरलाइज नहीं हो रही थी बात। अब हो रही है जनरलाइज बात कि भाई होता क्या है एक्चुअल में, सॉलिड्स में हो क्या रहा है। एटम को छोड़ दिया हमने, हम बड़े लेवल पे आ गए, मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं, है ना? तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। ओवरलैप्ड एनर्जी लेवल्स आर टर्म्ड एज एनर्जी बैंड्स। ये समझ में आ गया सबको डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड, और द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन समझते हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन कर सकते हैं, है ना, जो Yes, फ्री sir. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एनर्जी लेवल में होते हैं, अगर उन एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग हो जाए तो कौन सा बैंड बनेगा बच्चों? कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन बैंड, है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और समझना है, ऐसा आइडिया लेना है, तो ये कैसे बन रहे हैं, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, जैसे कि अगर तुम इसको याद करो तो तुम्हारे जो ऑर्बिटल्स थे वो कैसे बनते थे? ये तुम्हारा जैसे 1s हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, है ना, ये हो गया 1s। फिर 2s, याद करो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऐसे, है ना। और फिर 2p, Yes, p sir. आपका ऐसे होता था क्या, डम्बल शेप, Yes, यस sir. सर। है ना। अब ये एक एटम की कहानी हो गई। अब दूसरा एटम आ गया बगल में, है ना, उसका भी 1s होगा कुछ, उसका भी 2s होगा कुछ, है ना, उसका भी कुछ 2p होगा भाई, उसके भी डंबल्स होंगे ना, वो भी तो जिम जाता होगा, Yes, sir. यस सर, डबल डबल। है ना, डबल डंबल्स होते होंगे उसके भी। ठीक है। तो भाई मान लो कि 2p तक वो ओवरलैप नहीं कर रहा, मान लो कि आपके p ऑर्बिटल तक वो ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप और आगे बढ़ो, अगर आप और आगे बढ़ो, तो जैसे मान लो 3s में चले गए तुम, है ना, और ये तुम्हारा ओवरलैप कर गया दोनों एटम का, ये एनर्जी लेवल अगर ओवरलैप कर गया, तो ये जो ओवरलैपिंग है बच्चों, ये ओवरलैपिंग दिख रही सबको, ये वाली, यस, इसको ही हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं भाई? एनर्जी। Energy है ना। band. तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा ना कि कैसे बन रहे हैं ये। Yes, sir. Yes, sir. अरे आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा है? नई चीज है इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। लग रहा है आइडिया। लग रहा है सर। एक एटम पे देख रहे थे तब लेवल्स की बात कर रहे थे, एनर्जी लेवल्स की, अब बैंड्स पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि भाई एक एनर्जी लेवल नहीं बचा है ना, अब एक से ज्यादा हो गया है, एक से ज्यादा हो गया है ना। तो ऑब्वियसली अब तुम्हारा जो बात होगी वो एनर्जी बैंड्स के बीच में होगी। ठीक है। अब एनर्जी बैंड में बात होगी तुम्हारी जो भी होने वाली है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से समझो तो इस केस में जैसे कि ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 1s का, 1s का लोअर एनर्जी लेवल, है ना। यस, और ये ऊपर वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s का हायर एनर्जी लेवल, यस, है ना। एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल्स तो अलग ही है ना दोनों की, क्योंकि वो तो बैंड है, पूरा रेंज है एक पूरी, है ना, एक एरिया है पूरा, है ना, जोन है बेसिकली। तो एक लेवल तो है नहीं, तो एक लोअर लेवल हो गया, एक हायर लेवल हो गया। तो पहले तो केवल एक सिंगल लेवल होता था, एक स्ट्रेट लाइन होती थी, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब एक तरह से इसको ऐसा समझ सकते हो आपके एक 3D शेप बन गया या रेक्टेंगल बन गया है ना, या कुछ भी, मतलब ऐसा है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब एरिया है बेसिकली। ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा सबको। आगे चलते हैं। अब इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, इसको कैसे समझेंगे? तो इसको ऐसे समझेंगे, हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना के समझेंगे इसको। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं आपका। पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखते थे इलेक्ट्रॉन की, तो क्या फॉर्मूला लिखते थे बच्चों? -Q1 Q2/R लिखते थे क्या? यस सर, याद करो, ऐसा कुछ होता था क्या? यस सर, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या आपके हो गया डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या डिस्टेंस के? ऐसा कुछ ग्राफ बनता यस, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। हाइपरबोला वगैरह पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, या नहीं पढ़ा है? बड़ा है सर। ना? तो ये एक एटम के लिए हो गया, जैसे कि मान लो, है ना, तो इसमें ये हो जाएगा मान लो 1s 2s 2p 3s। तो मान लो कि ये ओवरलैप नहीं किया 1s 2s 2p पे, और 2p पे या 3s पे ओवरलैप करना चालू कर गया, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, इसका इस तरफ से भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगा, 1s 2s 2p 1s 2s 2p। तो मान लो यहाँ पे ओवरलैप कर गया, ये यहाँ पे ओवरलैप कर गया, है ना। तो इस ओवरलैपिंग सिचुएशन को ही हम बोल रहे हैं एनर्जी लेवल्स,
एनर्जी बैंड, सॉरी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट में बता रहा हूं मैं आपको ये, कि एनर्जी बैंड्स बन कैसे रहे होंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। कभी ग्राफ के रूप में आ जाए ना, कभी ग्राफ में आ जाए ये, तो घबराना मत। मतलब बेसिकली तुम्हारे को ग्राफ से भी समझ में आ जाएगा वो, कि एक पॉइंट के बाद कहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है ना। जैसे कि अगर आप ग्राफ बनाओ कॉमनली बहुत सारों का, बहुत सारे एटम्स का, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग दिख रही है सबको, एक यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही यस सर, है ना। ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा क्या आगे, कंटिन्यू होता यस जाएगा सर, क्या आगे? है ना। तो ये ओवरलैपिंग जो है, इसमें बनते हैं एनर्जी बैंड्स। अब ये ओवरलैपिंग जहां हुई है, इसके ऊपर जो ये पार्ट है, ये ऊपर जो पार्ट है, क्या यहाँ पे तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहने वाला है क्या? समझो ना। सो बैलेंस, अगर तुम्हारी, समझो 1s 2s 2p, जहां तक तुम्हारी ओवरलैपिंग नहीं हुई, वहां तक तो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल ही नहीं आया है अभी तक। तुम्हारा वैलेंस शेल जो आएगा, तुम्हारा वैलेंस शेल जो आएगा, उसके बाद ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली तो 1s या 2s में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ओवरलैपिंग होने नहीं देगा। अगर इनिशियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बाद में आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, है ना। या फिर कंडक्शन बैंड क्या होता है, जहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जहां पे आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई पूछ ले, तो आप ऐसे बताओगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो उसके थ्रू भी हम समझा सकते हैं कि कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और कहाँ पे एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सर, हाँ बोलो। सर नहीं समझ आया ये, जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है उसके ऊपर मतलब क्या बोला आपने? बेटा देखो, समझो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम ग्राफ बनाए पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यानी कि वाई पे रख दिया पोटेंशियल एनर्जी को रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो, कंफ्यूज हो रहे हो तो एनर्जी ले लो, है ना। और डिस्टेंस रख दिया हमने न्यूक्लियस से एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी बैंड्स का बोल लो या एनर्जी लेवल्स का बोल लो। एक एटम की बात हो रही है तो एनर्जी लेवल का हो गया। तो याद करो कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर बढ़ते थे, जैसे कि तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, अब तुम्हारा जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, तो ये कुछ डिस्टेंस पे होगा क्या, r डिस्टेंस पे। यस सर, ऐसे ही सेकंड वाला जो 2s है, वो भी कुछ r डिस्टेंस पे होगा, है ना। ये r यस डिस्टेंस सर, चेंज होता है ना, बेसिकली चेंज होता जाएगा ना, ये वेरिएबल है ये तो, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी क्या, यस सर, इलेक्ट्रॉन्स की। तो तुम उसके लिए बना रहे हो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप ग्राफ बना रहे हो। तो जब आपने ग्राफ बनाया, तो आपने देखा कि भाई अगर दो एटम को कंपेयर करें, अगर हम दो एटम को कंपेयर करें, तो आपका ओवरलैपिंग जहां से होना चालू हुआ है एनर्जी लेवल्स का, तो यहां से मान लो ये डिस्टेंस के साथ में एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है या चेंज हो रही है ना। जिससे तो कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो। और एक और एटम तुम ले लो और उसका भी सेम ग्राफ बनाना चालू करो, सेम ग्राफ बनाना चालू करो। तो तुम ग्राफ वाइज कैसे देख सकते हो इस ओवरलैपिंग को, ये मैंने यहाँ पे बताया, कुछ अलग नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो ये सेम चीज है। ग्राफ में मैंने जो समझाया है ना, वो सेम चीज है, कि कैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ऑर्बिटल्स में आगे बढ़ रहे हो, 1s 2s 2p में। तो किसी में 1s 2s में भी हो सकती है, किसी में 2p में भी हो सकती है, किसी में 3s में, डिपेंड करेगा ना वो तो इंडिविजुअली किसकी बात हो रही है, कौन से एटम की बात हो रही है, कौन से सॉलिड की बात हो रही है, राइट। सर आपने वहाँ पे जो लिखा है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हाँ एरिया पे मार्क करते, वो नहीं हाँ, समझ आया। ठीक है, इसको समझो ऐसे
कि एक पॉइंट तक तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में। अब जहां पे Yes, तुम्हारी sir. पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है बेसिकली वो ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी लेवल्स उस पॉइंट पे डेफिनेटली, जैसे दो एटम की बात कर ले, एक एटम की कुछ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे एटम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उन दोनों का ग्राफ ओवरलैप कर गया तो यानी कि उनके एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। Yes, sir. अब उस एनर्जी लेवल के ऊपर की जितनी भी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी लेवल के ऊपर की जितनी भी एनर्जी आएगी वो सारी एनर्जी ओवरलैप रीजन के ऊपर वाली रीजन में फॉल कर रही है क्या? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, कोई भी एटम में जब तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, न्यूक्लियस से जब तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, ये तुमने डिस्टेंस बढ़ाया और बहुत आउटर मोस्ट शेल की तुमने बात करी, तो उसके लिए जब तुम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करोगे, ये आर डिस्टेंस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, लेट्स से कि ये आउटर मोस्ट शेल है सबसे बाहर वाला, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, जिसमें कि क्या है Yes, तुम्हारा sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए तुम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, Yes. है ना? और सेम चीज तुम एक और एटम के बारे में बात कर रहे हो, तो उन दोनों के केस में जो आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल है ना, वो तुम्हारा Yes, sir. वैलेंस बैंड बनाएगा और Yes, वैलेंस sir. बैंड के थोड़ा सा ऊपर और एनर्जी लेवल अगर आप बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ाओगे, एनर्जी लेवल मतलब बढ़ाओगे, तो आपको कंडक्शन बैंड भी दिख जाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी दिख जाएंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अरे यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़े से कम बाउंड, थोड़े से लेस बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो और भी कम बाउंडेड होते हैं अगर हम आसान भाषा में बात करें तो। क्या आपको ये Yes, बात sir. समझ? कंडक्शन बैंड जो है वो रिप्रेजेंट ही ये कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ही ये कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो रही है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो वो ग्राफ के थ्रू हमने बताया आपको कि भाई एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पे ओवरलैप कर जाएंगे एनर्जी लेवल्स, और उसके ऊपर जब और भी अगर तुमने बढ़ाते गए, तुम एनर्जी और भी एनर्जी बढ़ाते गए, तो फिर उस एनर्जी पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाए करेंगे तुम्हारे, और वहां से कंडक्शन कराया जा सकता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जा सकता है, उनका कंडक्शन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई है? Yes. ठीक है, ग्राफ देख के परेशान मत हो, मुझे पता है ग्राफ समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि ग्राफ को लेके तुम अभी फैमिलियर नहीं हो इतने, लेकिन मैंने ग्राफ के थ्रू इसलिए समझाया है, सेम चीज है वो जो तुमने यहाँ पे डायग्राम में समझी ना, वही ग्राफ में समझी। ग्राफ के थ्रू इसलिए समझाया, कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे एनर्जी लेवल अगर बढ़ता जाता है तो आपके जो बैंड्स हैं, एनर्जी बैंड्स, वो चेंज होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने नीचे तो बनाए नहीं, नीचे भी तो बना सकता था मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाए मैंने? सर क्योंकि नीचे तो वो बाउंडेड स्टेट में है ना, वैलेंस शेल के बाहर ही होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। नीचे तो बाउंडेड स्टेट में है, जब वो वैलेंस शेल हो आएगा तो उसके बाद ही तो आएंगे, उसके पास ही तो होंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही? और एनर्जी भी कम है उधर, तो ध्यान से देखो, एनर्जी भी कम यस है उधर सर। तो, नेगेटिव में जा रही है ना, अरे नेगेटिव में जा रही है ना नीचे, तो नहीं समझ में आया? अरे यार ये ग्राफ मैंने नीचे बनाया है, ये आपको समझ में आता है? यस सर। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है ऊपर, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। यस सर। तो ध्यान से देखो ना, ये नीचे की तरफ तो तुम्हारा एनर्जी जो है वो कम नहीं है क्या, और धीरे धीरे ऊपर जाते वक्त बढ़ रहा है क्या ये एनर्जी? यस सर। अब आया समझ में कैसे एनर्जी बढ़ती है तो उस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाए कर सकते हैं? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या बेटा इसमें? अब आगे चलें? अरे हाँ ना बोलो जल्दी Yes, यार, तुम sir. लोगों का टाइम कर रहा है। सर। ठीक है, कूल। तो इस सब की बात हम कर रहे थे, एक बार हम इसको आपको एक और छोटे से डायग्राम से समझा देते हैं कि आपका कैसे कंडक्शन बैंड, कैसे आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अलग अलग होता है। तो जैसे कि अगर हम एनर्जी लेवल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, एनर्जी लेवल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो लेट्स से कि तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राफ है एनर्जी लेवल का, तो नीचे एनर्जी कम है ना? लेट्स से कि तुम्हारा नीचे वाला जो बैंड है वो है तुम्हारा वैलेंस बैंड। कौन सा है ये?
वैलेंस वैलेंस बैंड। और ये वाला हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो कंडक्शन बैंड तक जा पाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई? अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ही तो जा पाएगा वो कंडक्शन बैंड में। अरे कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी थोड़ी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तुम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो क्या? यस अरे हमेशा थोड़ी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। यस सर, नहीं आता है। तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है फिर ढंग से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल में होता है। इज दैट राइट? यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तुम अभी तक इस तरह से देखते थे कि वैलेंसी क्या है इसकी, पर तुमने कभी इस तरह से देखा कि ये कंडक्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं देखा ना अभी तक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन कर सकता है ना, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि क्या उसको इतनी एनर्जी मिल गई है, उसका एनर्जी लेवल और बढ़ गया है, एनर्जी इतनी मिल गई है उसको कि वो और ज्यादा हाई एनर्जी लेवल में चला गया है, या और ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में और आउटर मोस्ट शेल में चला गया है, यानी उसको निकालना थोड़ा कम, उसको कम मुश्किल है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो गए हैं उस पर। और क्या ये बात समझ में आई आपको? न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो गए, इस तरह से समझो, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है क्या बाहर? यस सर। है ना। तो वो जो गैप है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में, वो गैप यहाँ पे मैं आपको एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ये जो बीच का पार्ट है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन। फॉरबिडन बैंड। समझ में आया? यस सर, एक चीज नहीं समझ आई थी। आपने बोला कि डिस्टेंस और एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। ये आपका न्यूक्लियर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है न्यूक्लियर ओके पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो है ना वो है न्यूक्लियर पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में देखना है तुम्हें अब। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो तुम। पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो K इंटू Q1 Q2/R में एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और फिर तुम उसको न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो न्यूक्लियस से तुम न्यूक्लियस पे तुम अज्यूम कर रहे हो ओरिजिन को। अब आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसको देखो जल्दी से आगे क्योंकि बहुत सारा बचा हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन प्रेजेंट इन द कंडक्शन एनर्जी बैंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन समझ में आता है सबको? करंट फ्लो होना। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब करंट फ्लो होना, है ना। तो जो कंडक्शन है वो कब हो पाएगा सॉलिड में? जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कौन से बैंड में प्रेजेंट हो? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। बैंड। Now the minimum energy required for exciting an electron from valence energy band to conduction band is known as forbidden energy gap, delta Eg। ये जो forbidden energy gap हमने लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा Eg। क्या ये डेल्टा है ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली? डेल्टा Eg क्या है? कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बिट कितना मुश्किल है ये समझना। इसको ऐसे देखो ना यार कि तुम कहीं नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हो और तुम्हें जाना है सेकंड फ्लोर पे, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़नी चाहिए ना। पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी ना, बढ़ेगी ना, यस। है ना। तो तुम्हें एनर्जी चाहिए ना। अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो और तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो जा पाओगे सेकंड फ्लोर पे? सर। अब नो सर। क्यों मत बोलना कि सर लिफ्ट यूज कर लेंगे, स्टेयर्स से जाना है, सीढ़ियों से, है ना। तो अगर आपको एनर्जी अगर आप में नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे नहीं जा पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम सीन है। वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, कंडक्शन बैंड में जब तक नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो नहीं पाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो नहीं पाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है उसको, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोल रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या डेल्टा Eg।
जो मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ईजी। क्या बोल रहे हैं, अरे बोलो भाई, डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी। समझे भाई जी? Yes, sir. यस सर। पता नहीं कितना समझे। चलो कुछ और चीजें समझते हैं। कहाँ थे, यहाँ पे, ओके। हाँ भाई, तो सॉलिड्स के केस में हमने बेसिक एनर्जी लेवल समझ लिए सारे। अब एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने बात करी थी, ये 1s बन रहा है तुम्हारा, है ना, ये 2s बन रहा है, ये 3s बन रहा है। मान लो ऊपर जा रहे हो तुम, 2p 3s, ठीक है। सॉलिड्स के केस में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई बैंड तुम्हारा पूरा फिल्ड नहीं हो इलेक्ट्रॉन से, पूरा फिल्ड नहीं हो, हाफ फिल्ड हो, यहां तक फिल्ड है मान लो, यहां तक फील्ड है, ये तो हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाए अभी, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए। तो ये बैंड हो गया तुम्हारा कौन सा, कंडक्शन बैंड, है ना। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेम नहीं है अभी, दोनों में डिफरेंस है। तो ये जहां तक भरा हुआ होता है ना बेटा, जिस लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं आपके, जहां तक फील्ड होते हैं, ये जो लेवल दिख रहा है ना सबको, ये वाला लेवल, यस सर। इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ तक भरा हुआ है फिर जहाँ से खाली है। जहां तक भरा हुआ है, अपर मोस्ट एनर्जी लेवल। मैं इसको लिखवा देता हूं, अपर मोस्ट एनर्जी लेवल, अपर मोस्ट एनर्जी लेवल up to which electrons are filled in solid। अपर मोस्ट समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, एक होता है लोअर, ये 1s का लोअर वाला हो गया, और ये हायर वाला हो गया, समझाया था ना ये वाली बात, यस सर। है ना। क्योंकि इसमें एक लेवल नहीं है, बैंड है पूरा, तो बैंड में लोअर भी होंगे, हायर लेवल्स भी होंगे। एक होगा लोअर लेवल उस बैंड का, अगर एक बैंड हो गया ना यार, तो उसका एक तो लोअर पार्ट हो गया। जैसे कि तुम अगर ग्राउंड फ्लोर को देखोगे तो एक तो उसकी छत होती है, रूफ, एक होती है उसकी जो बॉटम पार्ट है ना, फ्लोर वाला पार्ट है। अरे समझ में आ रहा है? अगर तुम एक कमरे को बैंड समझ लो, तो तुम्हारी जो जमीन है, फ्लोर वाला पार्ट है, उसको तुम लोअर एनर्जी लेवल बोल दो, और जो छत वाला पार्ट है, फ्लोर वाला, रूफ वाला सॉरी, उसको तुम क्या बोलोगे, हायर एनर्जी लेवल बोल दिया तुम। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, फर्मी लेवल क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर, यानी रूफ तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है तुम्हारे, कहां तक, रूफ तक फील्ड है। तो वो रूफ वाला लेवल क्या हो गया, फर्मी लेवल। क्या हो गया वो, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, ठीक है। नए नाम है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना, पर इट डजेंट यस मैटर, सर। है ना, समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। आगे चलें, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा इनको क्लासिफाई करते हैं। तो बैंड स्ट्रक्चर बचा हुआ है, लगता है अगली क्लास में कराना पड़ेगा। कोई ना, क्लासिफिकेशन तो कर जाओ, पढ़ लिया है वैसे तुमने सब, अब तुमको बस समझना है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कि सॉलिड्स, वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस। हाँ, तो वो अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए वो, जीरो। अरे बोलो, 0 हो जाए, तो उसको बोलोगे तुम, क्या बोलोगे, कंडक्शन, कंडक्टर्स कंडक्टर। को क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स या मेटल्स, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा तुम्हें ऐसा, ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला एनर्जी लेवल हो गया, ये तुम्हारा नीचे वाला एनर्जी लेवल हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक लेवल तक जहां तक भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा लेवल होता है, फर्मी। फर्मी लेवल। तो लेट्स से कि यहां तक भरे हुए हैं, ऊपर तक,
है ना, ऊपर तक भरे हुए, फर्मी लेवल है तुम्हारा। और तुम्हारा जो वैलेंस बैंड है वो कहां से कहां तक डिफाइन हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफाइन तुम्हारा, कहाँ गया ये रहा। बेटा स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वैलेंस, वैलेंस बैंड, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां तक भरे हुए हैं ना, यहां तक ये है फर्मी लेवल, है ना। और ये तुम्हारा यहां तक है कंडक्शन बैंड, नीचे तक है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड नीचे तक है तुम्हारा। कंडक्शन बैंड डिफाइन कैसे होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए जिसमें कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, तो वो कंडक्शन बैंड का पार्ट बन जाएगा। इज दैट राइट? अरे बात समझ में आई? कंडक्शन बैंड डिफाइन कैसे हो रहा था कि वो बैंड जहां पे वो एनर्जी लेवल का ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ दोज एनर्जी लेवल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या कंडक्शन स्टेट में होता है। इज दैट राइट? यस सर। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप कर जाए, अगर ओवरलैप कर जाए, ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई क्या इस जगह पे, यस सर। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये देखो ये तुम्हारी ओवरलैपिंग हो गई है। कंडक्शन बैंड भी और वैलेंस बैंड भी मिल गया, दोनों मिला गए दोनों, यानी कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं है, जीरो हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं है। जहां पे तुम्हारा ये वैलेंस बैंड था उसके जस्ट साथ में तुम्हारा कंडक्शन बैंड भी है, तो कंडक्शन बैंड जस्ट ऊपर भी नहीं है उसके, बल्कि यहां तक है, जैसे कि ये लो, है ना, ओवरलैप कर गया है, जैसे कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए, ठीक है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं बचा दोनों में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और कंडक्टर में ऐसा होता भी है क्या बच्चों, कंडक्शन हो जाता है ना, ऑल टाइम पॉसिबल होता है ना, क्योंकि उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब सेम तरीके से हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर भी डिफाइन कर देंगे। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें की कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में जो डिफरेंस होता है, डेल्टा ईजी जो होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर फॉरबिडन गैप अच्छा खासा हो, अच्छा खासा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो या उससे ज्यादा हो, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंसुलेटर। इंसुलेटर। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस फॉरबिडन बैंड में है, ठीक है, वो आपका कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पा रहा है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए, कोई वैलेंस बैंड में बैठा है इंसुलेटर में, और अगर उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई या उससे ज्यादा मिल गई, तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इज दैट राइट? यस सर। ठीक है, अगर इतनी एनर्जी तुमने दे दी तो तुम इंसुलेटर को भी कंडक्टर बना सकते हो, है ना, उसमें भी तुम कंडक्शन चालू कर सकते हो, मतलब पॉइंट ये है। बात समझ में आई? यस सर। तो इसमें कंप्लीटली एम्प्टी होता है कंडक्शन बैंड, एम्प्टी, खाली होता है, बिल्कुल खाली तो होता है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें होते ही नहीं है ना, लेकिन वहां तक जा भी नहीं पाते। अगर आपको भेजने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करनी पड़ेगी। अरे तुम्हें देनी पड़ेगी ना एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कहां से लाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन बैठा बैठा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, आ जाएगी एनर्जी, इंसुलेटर में भी कंडक्शन कर पाए। और उसके सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कि आपका लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, डेल्टा ईजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके वैलेंस बैंड से प्रोवाइड कर दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उससे ज्यादा की प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन उठ के कहां भाग जाएगा, कंडक्शन बैंड में, कहां भाग जाएगा, कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर में ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन भी प्रूव हो जाएगी कि भाई हाँ वो अब कंडक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है वो, कंडक्शन। और ऑब्वियसली इसको करने के लिए हमें वही थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? यस सर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, डेल्टा ईजी या फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आया सबको? अभी ऐसा जो होता है,
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है रूम टेम्परेचर पे ही कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट एंड मूव टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। हेंस सेमीकंडक्टर्स are able to conduct electricity at room temperature। ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए उनको, रूम टेम्परेचर भी दोगे ना काम चल जाएगा उनका, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ऑल्सो इसका अल्फा नेगेटिव होता है क्या सेमीकंडक्टर का, है ना। तो अगर टेम्परेचर Yes, बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। तो इससे आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ना, यस सर, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्शन बढ़ जाएगा ना, यस सर। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन बेटर हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बेटर हो जाता है। बात समझ में आई सबको, यस। ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंपैरिजन का एक बार आपको मैंने ग्राफ साथ में यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रीड कर लेना। दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग, पढ़ चुके हो तुम ये सब चीजें सारी, ठीक है। इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो रीडिंग के लिए, इसको पढ़ लेना एक बार। बाकी एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एंड देन वी कैन कंटिन्यू इसके आगे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। होमवर्क कुछ नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेना, डीपीपी आई शेयर, डीपीपी एंड पीवाईक्यू आई शेयर, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No. नो सर। क्लास एक्सटेंड होगी, सॉरी बच्चों, तुम परेशान हो गए होंगे आज। डोंट वांट कि तुम लोग इतने परेशान हो, पर कभी कभी थोड़ा बहुत क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी, देखो है ना। अभी लास्ट के कुछ टाइम चल रहे हैं, थोड़ा बेयर कर लो, अदरवाइज तुम्हें पता है क्या, मैं थोड़ा टाइम पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ थोड़ा क्लासेस में हो सकता है कि हम 10-15 तक पढ़ लें, या थोड़ा सा टाइम तक पढ़ लें, वरना आई विल गिव 5 to 10 मिनट्स तुम्हें, ठीक है। चलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एल्स होमवर्क कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। सर ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है पर थोड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से पकड़ के रखना है इसको, ठीक है। जो भी नहीं आ रहा है पूछो, और थोड़ा बहुत है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस Yes, करोगे sir. तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और अभी थोड़ा थोड़ा जैसे आगे चलेगा ना तमन, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा और आगे पढ़ा तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड थोड़े क्लियर होने लगे, है ना। Yes, sir. जैसे आगे Yes, पढ़ेंगे ना sir. तो और क्लियर होगा, बने रहना। हाँ काजल बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? No, sir. ओके कूल, चलो भाई मिलते हैं अगली कक्षा में। सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। Good night,